नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से मराठा राज्य के उदय के बारे में पढ़ना शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने मराठा राज्य का उदय एवं शिवाजी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है शिवाजी के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उनकी प्रशासन व्यवस्था थी, कैसी भू राजस्व व्यवस्था थी, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से उसको जो है देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है शुरू करते हैं शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी का प्रशासन। तो दोस्तों, शिवाजी का जो शासन था वो ज्यादातर आप सब समझते हैं कि छत्रपति का देहन रहता था और छत्रपति कौन होता था, जो शासक होता था। तो अभी शिवाजी है, उसके बाद में उनके पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठेंगे। तो कहने का तात्पर्य है छत्रपति इसमें मेन होता था और इनका शासनकाल दो भागों में बटा होता था। एक जो है हम कहेंगे स्वराज और दूसरा मुल्क ए कादिम। और जानते हैं कि क्या है स्वराज और क्या है मुल्क ए कादिम। तो स्वराज का मतलब होता था इसमें एक निश्चित क्षेत्र होता था, निश्चित क्षेत्र होता था, और मुल्क ए कादिम में इसमें अनिश्चित क्षेत्र होता था, अनिश्चित क्षेत्र। जैसे दोस्तों क्या है कि कुछ क्षेत्र ऐसा था जो मराठा साम्राज्य में नहीं होता था, परंतु फिर भी जो है ये पेशवा या कह सकते हो छत्रपति उनपे जो है चौथ एवं सरदेशमुखी कर लिया करते थे। तो उन क्षेत्रों को मुल्क ए कादिम क्षेत्र कहा गया था। तो यहां पे लिख लेंगे चौथ एवं सरदेशमुखी, चौथ एवं सरदेशमुखी। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, जब भू राजस्व के बारे में जानेंगे तो वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या था चौथ और क्या था सरदेशमुखी। कहने का तात्पर्य है कि ये जो है मुल्क के कादिम वाले क्षेत्र में भी लिया जाता था, इधर भी लिया जाता था, लेकिन इधर जो है बहुत ही सख्ती से जो है चौथ एवं सरदेशमुखी लिया जाता था। तो छत्रपति शासन जो है दो भागों में बटा था, एक स्वराज, एक मुल्क के कादिम में। अब इसमें एक निश्चित क्षेत्र होता था और इसमें ही अष्टप्रधान होते थे, 8 मंत्री होते थे। उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो, शिवाजी ने जो है अष्टप्रधान रखा था, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का तात्पर्य यह है कि इसमें 8 जो है लोग बहुत ही मुख्य होंगे। तो कौन कौन से, देखो इधर लिख लेते हैं, उधर 8 मंत्री लिख लेंगे। पहला कौन हो जाएगा, पेशवा। इसके बाद में दूसरा हम बताएंगे अमात्य को। तीसरा वाकिया नवीश। चौथा सुमंत। पांचवा सेनापति, इसे जो है सेनाए नौबत भी कहा जाता था। इसके बाद में हम लोग कहेंगे चिटनिस, चिटनिस। फिर पंडिताराव और लास्ट हम लोग कहेंगे न्यायाधीश, न्यायाधीश। तो इस प्रकार से शिवाजी का जो 8 अष्टप्रधान थे उसमें पेशवा होता था, अमात्य होता था, वाकिया नवीश होता था, सुमंत, सेनापति, चिटनिस, पंडिताराव, न्यायाधीश, ये होते थे। अब इनके काम भी पूछ लिए जाते हैं। क्या होता है यूपी पीसीएस या आईएएस में क्या करते हैं वो लोग कि एक तरफ इनके नाम दे दिए होंगे पेशवा, अमात्य, वाकिया नवीश और सुमंत, और एक तरफ उनके कार्य दे दिए होंगे सुमेचित कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। या सीधे वो प्रश्न आ जाता है कि शिवाजी के शासन में या शिवाजी के शासन काल में अमात्य किसको कहा जाता था। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो देखो, पेशवा कौन होता था, ये प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री। दोस्तों, जब हमने मराठों के उत्कर्ष के बारे में आपको पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें मैंने बताया था कि साम्राज्य जो है दो भागों में बट गया था। एक तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, कहा था कि छत्रपति के अधीन और दूसरा पेशवा के अधीन। तो अभी जो पेशवा है ये प्रधानमंत्री होता था छत्रपति का, लेकिन समय आते आते धीरे धीरे पूरी शक्तियां जो है पेशवा में निहित हो जाएंगी, जिसके चलते आपको अभी याद रखना है पेशवा बहुत ही प्रमुख जो है पद होता था। अमात्य क्या होता था, तो अमात्य की बात करें, चलो पेशवा का कार्य लिख देते हैं।
पेशवा क्या करता था, जहां जहां पे छत्रपति के हस्ताक्षर होते थे उसके जस्ट नीचे कह सकते हो बिल्कुल ही किसके दस्तखत होंगे, पेशवा के होंगे। जब तक पेशवा के दस्तखत नहीं होंगे तब तक मोहर नहीं लगेगी या आगे कार्य नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत ही प्रमुख पद था पेशवा का, प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। इसके अलावा अमात्य क्या है, अमात्य जो है आय व्यय का लेखा जोखा रखेगा, लेखा जोखा रखेगा। वाकियानवीश ये रोजमर्रा के कार्य, ये रोजमर्रा के कार्य देखेगा कि आज जो है छत्रपति जी क्या कार्य करेंगे या क्या कार्य जो है दरबार में होगा या अन्य क्षेत्रों में, ये कौन देखेगा, वाकियानवीश। सुमंत कौन होता था, ये विदेश मंत्री होता था। विदेश मंत्री का तात्पर्य है कि बाह्य जितने अन्य जो है प्रशासन जिन शासकों का चल रहा है उनसे वार्तालाप करने के लिए सुमंत होगा। सेनापति ये तो आपको पता है, सेनाएं नौबत कहा जाता है, ये सेना, चलो हम सेनाएं नौबत इधर लिख देते हैं, सेनाएं नौबत, ये सेना का कार्यभार देखेगा। इसके अलावा चिटनीस कौन होता था, यह सचिव होता था, इसे क्या बोल सकते हो, सचिव भी बोल सकते हो। ये जो है परगनों की देखरेख करता था, परगनों की देखरेख। आइए आगे हम लोग समझते हैं। पंडिता राव, पंडिता राव क्या करेगा, ये धार्मिक मामलों में जो है छत्रपति को सलाह देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और न्यायाधीश की बात करेंगे तो न्यायाधीश में क्या होगा, ये न्याय करेगा, न्याय संबंधी कार्य देखेगा कौन, न्यायाधीश। तो इस प्रकार से इनके अष्ट प्रधान थे, इसमें पेशवा, अमात्य, वाकियानवीश, सुमंत, सेनापति, चिटनीस, पंडिता राव और न्यायाधीश। इनके कार्य भी आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता था कि इसमें 8 प्रमुख मंत्री होते थे और 8 प्रमुख मंत्रियों में उनके अंदर 8 लोग जो है रहते थे। तो कौन कौन से, देखिए इधर ये भी आपको याद रखना है। तो एक तो आपको याद रखना है दीवान, इसके बाद में मजूमदार, इसके बाद में फडनीस, फडनीस के बाद में कारखानानिस, कारखानिश, चिटनीस, चिटनीस, इसके अलावा पोटनीस, सबनीस और जमादार। जमादार 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है अष्टमंत्री होते थे, जो बहुत ही कह सकते हो महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इनका नाम याद रखना है, इनका कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ये इनके मंत्री हो गए। ये तो व्यवस्था है प्रशासन की, किस प्रकार से लोग जो है अपने अपने कार्यभार को देखेंगे। तो इसमें अष्टमंत्री थे और अष्टमंत्रियों के अधीन ये लोग होते थे जो अलग अलग कार्य को देखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भूराजस्व व्यवस्था कैसी थी। तो चलो हम लोग इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग लिखते हैं। तो आप सब इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, इधर हम लोग लिख लेते हैं कि भूराजस्व व्यवस्था क्या थी और फिर इनके प्रांत कैसे क्या बटे थे। यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और उनको बता दीजिए कि आपको इतिहास जो है आधुनिक भारत पढ़ाई जा रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है, विस्तृत रूप से पढ़ाई जा रही है। जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने यूरोपियों का भारत में आगमन चैप्टर से शुरू किया था और आज हम लोग मराठों का उदय पर आ गए हैं और उसमें भी हम लोग शिवाजी के प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले यूरोपियों का भारत में आगमन, जितने भी कंपनियां 5-6 रही हैं उनके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से जाना, फिर मुगलों के पतन के बारे में चर्चा की और जितने भी उत्तरवर्ती मुगल शासक थे उनके बारे में समझा। इसके बाद में फिर हम लोगों ने नवीन राज्यों का उदय चैप्टर करना जो है शुरू किया था और उसमें बारी बारी से जितने भी अवध हो गए, बंगाल हो गए, दक्कन के निजाम हो गए, इन सभी के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। उसी सीरीज में हम लोग अब जो है मराठा तक पहुंच चुके हैं, तो अब हम लोग मराठा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमने अभी बात की थी कि 8 मंत्री हैं और अष्टप्रधान हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं भूराजस्व, भूराजस्व व्यवस्था। देखिए भूराजस्व व्यवस्था कैसी थी। तो इसमें 2 व्यवस्थाएं थी, या कह सकते हो एक तो चौथ लेते थे,
और एक सरदेशमुखी। वैसे तो हमने चौथ एवं सरदेशमुखी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से शिवाजी के बारे में जब बताया था तो वहां पे बताया था, लेकिन यहाँ पे प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी समझ लेते हैं चौथ क्या था और सरदेशमुखी। ये तो एक प्रकार के कर थे जो मराठा लेते थे। चौथ क्या होता था कि उपज का 1/4 भाग जो है मराठे लेते थे चौथ के रूप में, और यही कहीं ना कहीं लास्ट में जब आंग्ल मराठा युद्ध होंगे तो ये कारण बनेगा एक हार का मराठों का। तो 1/4 जो है उपज का कौन लेगा, मराठे लेंगे राजस्व के रूप में या कह सकते हो कर के रूप में। कितना, उपज का 1/4 भाग। कहने का तात्पर्य है जैसे छत्रपति ने किसी क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और वहां पे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया तो उन्होंने कहा अब आप जो है हमारे क्षेत्र में मिल गए हैं और साथ ही साथ आपकी जितने भी देख रेख है आपकी, जो अगर कोई आप पे आक्रमण करेगा तो उसकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो मेरी रहेगी, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, चौथ देना पड़ेगा। तो किसके लिए आप कह सकते हो, सुरक्षा हेतु। सुरक्षा हेतु क्या देना पड़ेगा, उपज का 1/4 भाग जो है देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जाना है कि मराठे बहुत एक लड़ाकू जात के रूप में उभरे थे और धीरे धीरे देखो कहां तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा सरदेशमुखी क्या है, तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में एक देशमुखी एक तरीके से जिस प्रकार से मराठे थे उस तरीके से देशमुखी वहां पे थे, जिस प्रकार पटेल हैं इस तरीके से अन्य जातियां हैं, तो उसी में एक देशमुखी थी। तो देशमुखी जो जात थी उस पे जो है कर लगता था सरदेशमुखी। क्यों, क्योंकि सर जो है सरदार से हो गया, मतलब देशमुखियों के सरदार कौन होंगे, मराठा अर्थात छत्रपति, और उनको जो है आपको कर देना पड़ेगा कितना, अपने कह सकते हो संपत्ति का 1/10 भाग आपको सरदेशमुखी के बारे में या सरदेशमुखी रूप में देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दो जो है ऋण देते थे। ये तो ही भू राजस्व व्यवस्था, ज्यादातर यहीं से, हाँ सॉरी दोस्तों, ज्यादातर यहीं से राजस्व आता था, ठीक है। और यही लास्ट में जो है हमने बताया ना कि मराठों के पतन का कारण बनेगा, क्योंकि ये लोग जो है ये कर जो है बहुत जबरदस्ती वसूल करते थे, अगर कोई नहीं दे रहा है तब भी उससे लेंगे। तो बाद में इनकी जितने आसपास के स्थानीय शासक थे उन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया था। और जैसा कि आपने पढ़ा भी है कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उसमें क्या हाल हुआ था मराठों का। तो आगे था अब लोग बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था। इसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन जो है दोस्तों ये भी 4 भागों में बटा था। कौन कौन से, तो उत्तरी प्रांत, इनके जो शिवाजी का प्रशासन था वो 4 भागों में बटा था। उत्तरी प्रांत, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी प्रांत, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी प्रांत और लास्ट में दक्षिणी प्रांत। अब देखो क्या था, वैसे तो समस्त शक्तियां जो है छत्रपति के पास थी, लेकिन इन क्षेत्रों में अच्छे तरीके से कार्य को बढ़ाया जा सके इसके लिए शिवाजी ने या छत्रपति ने एक व्यवस्था शुरू की थी अधीक्षक की। अर्थात इन क्षेत्रों में एक एक अधीक्षक नियुक्त था जो यहाँ की व्यवस्था को अच्छे तरीके से संचालित करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, उत्तरी प्रांत। इसमें अधीक्षक कौन बना था, तो हम बताएंगे मारो त्रयंबक। कौन बना था, मारो त्रयंबक। दक्षिणी पश्चिमी प्रांत की बात करें तो यहां पे अन्ना जी दत्तो। इसी तरीके से दक्षिण पूर्वी प्रांत की बात करेंगे हम लोग तो यहां पे दत्तो जी पंत, दत्तो जी पंत। और लास्ट में दक्षिणी प्रांत की हम लोग अगर बात कर लेंगे तो यहां पे कौन थे, रघुनाथ। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अधीक्षक थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है अन्नोजी दत्तो वाला क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शिवाजी ने क्या किया था, भूमि की मापन कराया था कि यहाँ पे कितनी भूमि है। तो पूछा जाता है कि भूमि की मापन कहाँ पे कराया गया था, तो दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में शिवाजी ने कराया था। और भूमि मापन की इकाई पूछ लिया जाता है, भूमि मापन की इकाई। तो भूमि मापन की इकाई जरीब,
जरीब या आप इसको काठी भी बोल सकते हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूछा जाएगा सबसे पहले कि शिवाजी ने किस क्षेत्र में भूमि मापन कराया था, तो दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में। किसके वहां पे अधीक्षक कौन था, अन्नाजी दत्तो, और भूमि मापन की इकाई क्या थी, जरीब या काठी थी। तो ये तो व्यवस्था रही है प्रांतीय व्यवस्था। अब हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं सैन्य व्यवस्था की। सैन्य व्यवस्था, तो दोस्तों शिवाजी के पास कुल जो है 280 किले थे। कितने किले थे, 280 किले थे। और इसमें जो है कि इन किलों पे भी नियुक्त की जाती थी अलग अलग। देखो अभी मैंने बताया था सेना ए नौबत, तो सेना ए नौबत भी होते थे, वो मुख्य सेनापति होते थे, लेकिन इन किलों पर भी सेना ए नौबत होता था, अर्थात सेनापति होता था। तो सेना ए नौबत और हवलदार होते थे। इस तरीके से अन्य भी पद थे। लेकिन प्रश्न यहां से नहीं बनता है, प्रश्न यहां से बनता है कि 25 सैनिक बराबर, 25 सैनिक के बराबर जो है एक जो है, या 25 सैनिकों पर एक हवलदार रखा जाता था। 25 सैनिकों पर एक हवलदार रखा जाता था। इसके अलावा 5 हवलदार पर एक जुमलादार होता था। फिर 10 जुमलादार पर 10 जुमलादार पर एक पंचहजारी, या 1 हजारी कहो, एक पंचहजारी नहीं, 1 हजारी, 1 हजारी, और 5 1 हजारी पर एक पंचहजारी, एक पंचहजारी, पंचहजारी। तो क्वेश्चन कहां से बनता है, प्रश्न बनता है कि शिवाजी के शासन काल में 5 हवलदार पर किसकी नियुक्ति की जाती थी, तो एक जुमला। इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे चलो न्याय व्यवस्था भी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको दोबारा दोहराते हैं। न्याय व्यवस्था, दोस्तों वैसे तो न्याय पूरा देखते थे कौन, शिवाजी, परंतु हम लोग अगर बात करें शिवाजी के अलावा हुजूर हाजिर मजलिस, हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता है कि शिवाजी के शासन काल में न्याय को क्या कहा जाता था, तो हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। इसके अलावा वैसे तो शिवाजी का पूरा जो है न्याय व्यवस्था कौन देखता था, स्वयं शिवाजी देखते थे, अर्थात छत्रपति देखते थे। तो ये पूरी व्यवस्था रही है शिवाजी के शासन काल में। कि हमने सबसे पहले बात की थी अष्टप्रधान होते थे, उनमें अष्टप्रधान के बारे में चर्चा की। फिर हमने कहा कि हर एक मंत्री के रूप में या 8 मंत्री ऐसे नियुक्त किए गए थे जिनके अंडर में भी जो है 8 व्यक्ति होते थे, उनके बारे में जाना। इसके बाद में हम लोग भू राजस्व व्यवस्था के बारे में जाना कि कौन किस प्रकार से उनको राजस्व मिलता था। प्रांतीय प्रशासन क्या था, इसमें दक्षिणी पश्चिमी प्रांत आपको याद रखना है। सैन्य व्यवस्था में बात की जाएगी तो इसमें यह याद रखना है कितने सैनिकों पे कितने हवलदार, 10 जुमलों पे कितने 1 हजारी, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। और लास्ट में आपको याद रखना है, न्याय पूछा जाएगा शिवाजी के शासनकाल में न्याय व्यवस्था को क्या कहा जाता था, तो हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तब तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर दें, वरना कोई बात नहीं है। और अगर कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।